हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो अभी जो हमारा वीडियो सीरीज चल रहा है वो चल रहा है क्लास 12th का पॉलिटिकल का जो फर्स्ट बुक है हमारा कंटेम्प्रोरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। उसमें अभी हम फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं जो कि हमारा है द कोल्ड वॉर एरा। इससे पहले हमने इससे रिलेटेड लेक्चर 1 और लेक्चर 2 ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है और उसकी वीडियो अपलोडेड है। अब वो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा लेक्चर 3 रहेगा। उसमें हम डिस्कस करेंगे कोल्ड वॉर के क्या कारण थे, किन कारणों से कोल्ड वॉर हुआ था। दूसरा जो डिस्कस करेंगे, कोल्ड वॉर के क्या कारण थे, किन कारणों से कोल्ड वॉर में और ज्यादा बढ़ाव देखने को मिला था, जो खतरा और ज्यादा बढ़ गया था, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और किस तरीके से कोल्ड वॉर में स्थिरता आता गया, वो सारे पॉइंट्स को आज हम इन तीनों पॉइंट्स को आज हम डिस्कस करेंगे। और लेक्चर 4 में हम नाम के बारे में यानी कि नॉन अलायंस मूवमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है द एंड ऑफ द बायोपोलैरिटी, यानी कि जो दो ध्रुवीयता का अंत, उसको हम डिस्कस करेंगे। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, जो हमारा क्लास 6 से लेकर के क्लास 11th की जो फर्स्ट एंड सेकंड बुक है वो दोनों कंप्लीट की जा चुकी है। वो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद इसके पैरेलल में जो हमारा एक स्टैंडर्ड बुक चल रहा है एम लक्ष्मीकांत का, उसमें हमने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट विद एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ कंप्लीट किया है, जिसमें फर्स्ट पार्ट में चैप्टर 1 से लेके 11 तक है और सेकंड पार्ट में चैप्टर 12 से लेकर के चैप्टर 16 तक है। इसको हमने कंप्लीट कर लिया है और आपको इन दोनों पार्ट का एक टेस्ट भी मिल जाएगा पॉलिटी का प्लेलिस्ट में, वो भी आप जा करके देख सकते हैं। फिर जो हमारा हर संडे संडे को जो हमारा 27 ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चंस पेपर डिस्कशंस चल रहा है, उसमें से हमने एशियन, मिडिवल और मॉडर्न, ये तीनों कंप्लीट कर लिया। और अभी जो हमारा डिस्कशन चल रहा है उसमें इंडियन नेशनल मूवमेंट का डिस्कस हम उसमें कर रहे हैं। लास्ट संडे हमने उसमें 1997 से लेकर के 1998 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और इस संडे हम 1999 से लेकर के 2000 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से हमारा वीडियो सीरीज अभी चल रहा है। तो आज की वीडियो में हम ये 3 पॉइंट डिस्कस करेंगे। क्या कारण थे कोल्ड वॉर के, किन कारणों से कोल्ड वॉर और बढ़ता चला गया था और ऐसे कौन सी घटनाएं थी जिससे कि कोल्ड वॉर में हमें इस यानी कि स्थिरता देखने को मिली थी। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्यूबा मिसाइल क्राइसिस के बारे में डिस्कस किया था, ये लेक्चर हमने 1 में डिस्कस किया था। लेक्चर 2 में हमने क्या डिस्कस किया था, कोल्ड वॉर क्या था और उसके बाद जो अलग अलग ट्रीटी पे जो साइन किए जा रहे थे उसके बारे में डिस्कस किया था। जैसे कि हमने नाटो के बारे में डिस्कस किया था, इसके अगेंस्ट में जो रशिया के द्वारा वार्सा पैक्ट बनाया गया था उसको डिस्कस किया था, सीटो सेंटो को डिस्कस किया था। ये सब हमने लेक्चर 2 में डिस्कस किया। फिर हमने ये भी देखा था कि जो बड़े राष्ट्र है, दोनों जो महाशक्तियां हैं, दोनों जो यूएसए और यूएसएसआर, ये दोनों छोटे छोटे देशों को अपने साथ लेकर के क्यों चलती थी, यानी कि ये अपने छोटे देशों को अपने ग्रुप में क्यों शामिल कर रही थी। ये सब हमने ऑलरेडी सेकंड लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, आज जब हम डिस्कस करेंगे जो कोल्ड वॉर की क्या कारण थे, उसके मेनली हम 3 कारण डिस्कस करेंगे। तो कोल्ड वॉर का जो कारण था वो क्या क्या कारण था, एक तो पावर, स्ट्रगल ऑफ पावर, बैटल ऑफ आइडियोलॉजी और जो बेनिफिट्स थे छोटे देशों के साथ मिलिट्री अलायंस करके। इन 3 कारणों से क्या था, कोल्ड वॉर हमें देखने को मिला था। और किन कारणों से कोल्ड वॉर और ज्यादा बढ़ गया था, तो हमें पता है कि जो कोल्ड वॉर है वो 1947 से लेकर के 1991 तक इसका टाइम पीरियड रहा था, यानी कि तब 1945 से लेकर के 1991 तक हमारा कोल्ड वॉर चला था। तो उसका जो मेन कारण क्या क्या था, एक तो पावर के लिए स्ट्रगल था, आइडियोलॉजी की लड़ाइयाँ थी, जो दोनों देशों की जो विचारधारा थी उसकी लड़ाई थी। इन सब पॉइंट को आगे हम अभी ब्रीफली डिस्कस करेंगे। और जो ये दोनों जो महाशक्ति देश थे, यूएसए और यूएसएसआर, दोनों क्या कर रहे थे, छोटे छोटे देश के साथ मिलकर के अपना मिलिट्री अलायंस का एक ट्रीटी या ग्रुप बना रहे थे। और जो शीत युद्ध में जो और बढ़ने का जो कारण था वो मेनली 7 कारण थे।
कौन कौन सा? पहला जो था हमारा जो ट्रूमैन डॉक्ट्रिन है, यानी कि जो ट्रूमैन का जो सिद्धांत है और जो मार्शल प्लान का डिपेंड, इसने कोल्ड वॉर को क्या किया था, और ज्यादा बढ़ा दिया था। पहला कारण था। दूसरा कारण क्या था? कॉमकॉन का स्थापना की गई थी। बर्लिन की दीवार को ब्लॉक कर दिया गया था। कोरिया वॉर। फिर चाइना की मेंबरशिप का अपोजिशन किया जा रहा था यूएसए के द्वारा। फिर क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, जो कि हमने लेक्चर 1 में ही डिस्कस किया था। फिर वियतनाम वॉर। ये 7 ऐसे कारण थे जिसके वजह से क्या था कि जो कोल्ड वॉर है और ज्यादा बढ़ गया था। अब इन सारे पॉइंट का हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करते हैं जो कोल्ड वॉर का जो सबसे पहला कारण था, जो पावर ऑफ स्ट्रगल की बात करते हैं, तो दोनों जो महाशक्ति थी, यानी कि आपकी जो दोनों महाशक्तियां थी, यूएसए और यूएसएसआर, ये दोनों क्या कर रहे थे, अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने में वृद्धि कर रहे थे। यानी कि वो अपना जो प्रभाव क्षेत्र है, एक तो वो अपनी शक्ति अधिक से अधिक ज्यादा अर्जित कर रहे थे, और अपनी जो प्रभाव क्षेत्र उसमें वो क्या कर रहे थे, वृद्धि कर रहे थे। और जो सोवियत रूस है, यानी कि जो यूएसएसआर, जो रसिया है, उसने क्या किया था, ईस्टर्न यूरोप में, यानी कि पूर्वी यूरोप में अपना वो क्या करना चाहता था, प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था, मतलब अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता था। जिसके वजह से याल्टा कॉन्फ्रेंस में, यानी कि याल्टा सम्मेलन में, जो रसिया का जो डिक्टेटर है, रसिया के जो तानाशाह थे, कौन, स्टालिन, उनके द्वारा ये एक्सेप्ट किया गया, ये वादा किया गया था कि जितने भी जो ईस्टर्न यूरोप है उसमें डेमोक्रेटिक सिस्टम ही रहेगा। लेकिन वो अपना वादा पूरा नहीं कर पाए, और इसके अपोजिट में क्या हुआ था कि हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, बुल्गारिया, चेकोस्लोविया, इन सब में क्या हुआ था, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बन करके आई थी। और इसके बाद जर्मनी के अंदर जितनी भी जो इंडस्ट्रीज थे, वो रसिया के द्वारा क्या कर दिया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया। और जितनी भी जो कॉस्टली और जो वैल्यूबल मशीन्स थी, उसको रसिया ने क्या किया, अपनी कंट्री में इंपोर्ट करना, ट्रांसफॉर्मिंग करना स्टार्ट कर दिया था। और ग्रीस में काफी हद तक क्या था, रसिया ने अपना प्रभुत्व यानी कि कब्जा जमा लिया था। और इस खतरे को क्या है, अमेरिका और वेस्टर्न कंट्री, जो कि आपका ब्रिटेन और फ्रांस है, उसके द्वारा इस जो हमारा वेस्टर्न कंट्री है, उनके द्वारा ये खतरे को क्या किया था, भांप लिया गया था। उसके बाद अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने जो हमारा वियतनाम में जो लड़ाई चल रही थी, यानी कि आप ये समझिए कि जो यूएसए के, सॉरी, जो हाँ मतलब यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे, यानी कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट ट्रूमैन थे, उन्होंने जस्टिफाई किया इस इन्वेस्टिगेशंस को। यानी कि आप ये समझिए कि जैसे ही जो हमारे वेस्टर्न कंट्री है, उनके द्वारा इस खतरे को भांप लिया गया था, उसके बाद जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने क्या किया, इसमें हस्तक्षेप किया। इस हस्तक्षेप को उन्होंने उचित ठहराते हुए ये कहा था 12 मार्च 1947 को कि अमेरिका, यानी कि अमेरिकी कांग्रेस, यह बयान दिया कि यूनान और तुर्की में जो साम्यवादी कम्युनिस्ट पार्टी के विरुद्ध में जो गृह युद्ध चल रहा है, उसमें क्या करेगी, जो अमेरिकी सरकार है उसमें सहायता देगी। उनका यही जो बयान था, ये जो स्टेटमेंट था, वो किस नाम से जाना जाने लगा, ट्रूमैन ट्रूमैन डिक्टेटरशिप के नाम से जाने, डॉक्ट्रिन के नाम से, ट्रूमैन डॉक्ट्रिन के नाम से इस जो स्टेटमेंट था उसको जानने लगे थे। तो जहां भी कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि जिस कंट्री में भी जो कम्युनिस्ट सरकार थी, वहां पे जो आंदोलन उभरने लगे, तो उसको दबाने के लिए या कुचलने के लिए यूएसए ने उसमें हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। तो जिसकी वजह से क्या था कि कोल्ड वॉर और ज्यादा डे बाय डे क्या हो गया, डे बाय डे और ज्यादा इंक्रीज आने लगा। तो ये कारण था किसके, कोल्ड वॉर के इंक्रीज होने का। अब बात करते हैं हम दूसरा कारण। दूसरा कारण क्या था, बैटल ऑफ आइडियोलॉजी। बैटल ऑफ आइडियोलॉजी का मतलब आप ये समझिए, यहां से यूएसए किसके सपोर्ट में था, यूएसए डेमोक्रेटिक सिस्टम के सपोर्ट पे था। और यूएसएसआर किसके सपोर्ट पे रहता था, वो रहता था कम्युनिस्ट पार्टी के सपोर्ट पे। तो यहाँ पे दोनों की जो विचारधारा थी वो क्या थी, अलग अलग थी। तो
कोल्ड वॉर का जो दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या माना जाता है कि दोनों देशों की जो दोनों महाशक्ति है उनकी विचारधाराएं क्या थी, अलग अलग थी। अगर हम ये कहें कि कोल्ड वॉर सीधे सीधे शक्तियों के लिए संघर्ष था, तो ये कहना भी क्या होगा, गलत होगा। क्यों? क्योंकि वास्तविक में जो अगर हम कोल्ड वॉर की बात करते हैं वो किसके बीच की थी, वो वैचारिक भेद यानी कि जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे उनके बीच में था। दोनों जो सुपर पावर्स हैं उनके बीच में जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है उसके बीच उसका वो भी एक क्या कारण था, कोल्ड वॉर का कारण था। अगर हम बात करते हैं जैसे कि आपका इकोनॉमिक हो गया, पॉलिटिकल सिस्टम हो गया, ये सारी चीजें दोनों सुपर पावर में क्या थी, अलग अलग थी। अगर हम यूएसए की बात करते हैं तो यूएसए किस आइडियोलॉजी को मानता है, तो यूएसए बिलीव करता ओपन इकोनॉमिक ओपन मार्केट आइडियोलॉजी पे बिलीव करता था। जबकि यानी कि यूएसएसआर इसके जस्ट अपोजिट में था। जहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम की बात करते हैं तो पॉलिटिकल सिस्टम में यूएसए डेमोक्रेटिक के सपोर्ट में रहता था, और यूएसएसआर की बात करते हैं तो वो कम्युनिस्ट के फेवर में ज्यादा रहता था। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो हमारा कोल्ड वॉर है वो सिर्फ शक्तियों के लिए संघर्ष नहीं, यानी कि सिर्फ स्ट्रगल पावर स्ट्रगल के लिए ही नहीं था, बल्कि ये एक आइडियोलॉजिकल बैटल भी था। क्यों? क्योंकि दोनों महाशक्ति अपनी अपनी विचारधाराओं के लिए भी क्या कर रहे थे, जिनकी जो विचारधाराएं थी अलग थी उसके लिए भी वो लड़ रहे थे। यूएसए हमेशा सिर्फ डेमोक्रेटिक के सपोर्ट में रहा, और यूएसएसआर हमेशा किसके सपोर्ट में रहा, कम्युनिस्ट के सपोर्ट में रहा। इसलिए आज 2023 में भी आप देखिएगा कि आज के टाइम पे जो रसिया है मोस्टली उन्हीं कंट्री को ज्यादा सपोर्ट करता है जिसमें आपको कम्युनिस्ट सरकार मिलेगी, जैसे कि आपका चाइना। चाइना में आज के टाइम पे क्या है, एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है। और यूएसए हमेशा उन कंट्री के फेवर में देखने को मिलेगा जो डेमोक्रेटिक हो। तो ये क्या है, एक ये आइडियोलॉजिकल बैटल था। दोनों महाशक्ति जो दोनों सुपर पावर है, इन दोनों की जो आइडियोलॉजी है उसके बीच में भी कोल्ड वॉर का एक कारण था संघर्ष। यानी कि कोल्ड वॉर का एक कारण क्या था, तो जो दोनों देशों की जो आइडियोलॉजी है, जो विचारधारा है, वो अलग होना। जैसे कि इसमें देख सकते हैं कि पश्चिम राष्ट्र किसके, यानी कि जो वेस्टर्न कंट्री वो किसके फेवर में, डेमोक्रेसी, खुली अर्थव्यवस्था, धार्मिक और सामाजिक आजादी, यानी कि वो फंडामेंटल राइट्स के बेस पे। जबकि अगर हम कम्युनिस्ट की बात करते हैं तो कम्युनिस्ट इसके जस्ट अपोजिट में रहता है। इस प्रकार जो दोनों महाशक्ति थी के बीच में क्या है, एक गंभीर आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस उभर के निकली, जिससे कि शीत युद्ध का एक कारण बना। युद्ध की समाप्ति के बाद इन वैचारिक मतभेदों को ने क्या किया, दोनों महाशक्तियों को एक दूसरे का प्रबल विरोधी बना दिया था। विचार विचारधारा का यह भी संघर्ष क्या है, शीत युद्ध के रूप में भी उभर करके आया था। तो ये एक और कारण क्या था, बैटल ऑफ आइडियोलॉजी। और तीसरा जो मेन कारण है कि जो दोनों महाशक्ति है वो छोटे छोटे देशों के साथ मिलकर के क्या कर रहे थे, अपना मिलिट्री अलायंस बना रहे थे। और छोटे छोटे देश भी क्या करना चाहते थे, इन दोनों महाशक्तियों के साथ जुड़ना चाहते थे। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ पे कुछ बेनिफिट्स थे, वो अपना कुछ बेनिफिट्स ढूंढ रहे थे। और जो दोनों महाशक्तियां थी वो छोटे देशों को इसलिए अपने साथ मिलानी चाहती थी क्योंकि उनको ज्यादा प्रॉफिट होता था। तो जो दोनों महाशक्ति थी वो छोटे देशों को यह कह करके अपने साथ ग्रुप में मिला लेती थी ताकि जो दोनों महाशक्ति है वो उनके अपोजिट यानी कि उनके दुश्मन देश से वो क्या करेगी, दोनों महाशक्ति रक्षा करेगी और उन्हें इकोनॉमिक एड्स भी प्रोवाइड करेगी, यानी कि फाइनेंशियल एड्स भी डेवलप यानी कि दोनों महाशक्ति प्रोवाइड कराएगी। तो इस बेसिस पे जो दोनों महाशक्ति हैं छोटे छोटे देशों को क्या करती थी, अपने साथ मिला करके एक मिलिट्री अलायंस बनाती थी। तो बड़ी कंट्री को क्या फायदा था कि छोटी कंट्रियों को अपने साथ ग्रुप एक मिलिट्री अलायंस बनाने का। तो छोटी कंट्रियों के देश में मिलने वाला जो ऑयल और जो मिनरल्स है उसका वो क्या कर सके, जो भी रिसोर्सेस है उसका वो अपने यानी कि खुद के लिए वो क्या कर सके, यूज कर सके। और जो उनकी जो लैंड है, दोनों सुपर पावर क्या कर सके, छोटे कंट्रियों का लैंड इस्तेमाल कर सके एक दूसरे पे निगरानी रखने के लिए, अपने वेपन्स को डिप्लॉय करने के लिए। तो इसीलिए दोनों महाशक्ति क्या कर रही थी, छोटे छोटे देशों के साथ मिलकर के मिलिट्री अलायंस कर रही थी। लोकेशन फ्रॉम वेयर दे कुड स्पे एंड ईच अदर, यानी कि एक दूसरे पर जासूसी करने के लिए भी क्या कर रही थी, तो वो दोनों महाशक्ति छोटे छोटे देशों के साथ मिलकर के मिलिट्री अलायंस कर रही थी।
तो यानी कि आप सीधा सीधी ये समझिए कि जो दोनों महाशक्ति है हमारी, जो यूएसए और यूएसएसआर, कोल्ड वॉर के ड्यूरेशन में वो छोटे देशों के साथ सिर्फ इसीलिए मिलिट्री अलायंस कर रहे हैं क्योंकि उसमें दोनों महाशक्तियों का ज्यादा फायदा था। फोर्थ रीजन की बात करते हो, इकोनॉमिक सपोर्ट in that may small allies together could help pay for military expenses। यानी कि फिर छोटे छोटे देशों को ये दोनों महाशक्तियों के द्वारा आश्वासन दिया जाता था कि दोनों महाशक्ति जो उनकी जो अलायंस कंट्री है उसको वो क्या करेगी, आर्थिक सहायता देगी, जिसमें कई छोटे सहयोगी मिलकर भी सैन्य खर्चे के भुगतान में वो क्या करेगा, मदद करेगा। तो इन कारणों से क्या था कि दोनों महाशक्ति क्या कर रहे थे, अपना मिलिट्री अलायंस छोटे छोटे देशों के साथ मिला करके वो बना रहे थे। इसी के अगेंस्ट में क्या था, इंडिया और कुछ कंट्री ने मिलकर के नाम यानी कि नॉन अलायंस मूवमेंट ग्रुप बनाया था, जिसमें ना तो इंडिया क्या रहेगा, ना तो वो यूएसए के पक्ष में रहेगा, ना वो यूएसएसआर के पक्ष में रहेगा। जो इन दोनों महाशक्तियों से अलग था, तो वो किस में जाके शामिल हो गए, वो शामिल हो गए थे नाम में। इसके हम आगे डिस्कस करेंगे और इसी को थर्ड वर्ल्ड का भी यानी कि थर्ड वर्ल्ड का नाम दिया गया कि ये तीसरी दुनिया है। वो हम जो लेक्चर हमारा फोर्थ होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं कि जो कोल्ड वॉर है उसका खतरा और कैसे बढ़ा। ये तो कारण था, ये अभी हमने क्या डिस्कस किया, ये तो अभी हमने कारण में डिस्कस किया कि भाई कोल्ड वॉर के मेनली 3 कारण माने जाते हैं। पहला था पावर ऑफ स्ट्रगल, दूसरा था कि आइडियोलॉजी की लड़ाई आती, और तीसरा था कि दोनों महाशक्तियां छोटे छोटे देशों के साथ मिलकर के क्या कर रही थी, अपना मिलिट्री अलायंस कर रही थी, ताकि वो एक दूसरे पर निगरानी रख सके, छोटे देशों में मिलने वाले जो मिनरल्स हैं, ऑयल्स हैं, उसका यूज वो अपने यूजफुल के लिए कर सके। ये 3 का मेनली 3 कारण माने जाते थे कोल्ड वॉर के। अब बताते हैं वो कौन कौन सी जो घटनाएं थी जिसकी वजह से कोल्ड वॉर और ज्यादा बढ़ गया। अभी मैंने बताया था कि ट्रूमैन डॉक्ट्रिन करके था, तो इसमें क्या था कि यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने जब अपने संसद में ये खड़े होकर के कहा था कि यूएसए हर एक उन कंट्री की हेल्प प्रोवाइड करेगा जिसमें कम्युनिस्ट सरकार है और उसमें गृह युद्ध चल रहा है। तो उसमें यूएसए के द्वारा क्या किया जाने लगा, हर एक उस कंट्री में जिसमें कम्युनिस्ट सरकार है या कम्युनिस्ट पार्टी है उसमें गृह युद्ध चल रहा है, तो उसको सेपरेट करने के लिए, उसको दबाने के लिए वो सहायता प्रदान करने लगे, जिसकी वजह से क्या है, कोल्ड वॉर अपनी चरम सीमा पे पहुंचता चला गया। यानी कि इस समय ट्रूमैन और जो मार्शल योजना के कारण क्या है, यूरोप में शीत युद्ध और भी ज्यादा क्या हुआ था, तो गहरा हो गया था। अगर हम बात करते हैं मार्शल प्लान के अंडर में, तो यूएसए ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था यूरोपियन के अंदर, यूरोपियन डेवलपमेंट टू प्रोवाइड इकोनॉमिक एड टू कंट्री डेट हैड सफरेड हैवी लॉसेस ड्यूरिंग द वॉर। यानी कि मार्शल योजना के तहत यूएसए ने क्या कहा था, मार्शल योजना के अंतर्गत में अमेरिका ने यूरोपीय विकास का एक कार्यक्रम चलाया ताकि उन देशों को आर्थिक मदद दी जा सके जिसे युद्ध के दौरान क्या है, भारी नुकसान हुआ, भारी लॉसेस उठानी पड़ी हो। इस कार्यक्रम में यानी कि इस प्रोग्राम में अगर हम बात करते हैं, इसका उद्देश्य यह था कि यूरोप से भूख और गरीबी मिटाई जा सके, ताकि यूरोप के देश क्या है, कम्युनिस्ट सरकार के चंगुल में ना फंस करके वो कौन से सिस्टम को अडॉप्ट करे, डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करे। तो इससे क्या है, सोवियत रूस ने इस योजना का भी क्या किया था, विरोध किया था। इससे क्या था कि कोल्ड वॉर और इस कोल्ड वॉर का जो खतरा है वो और ज्यादा बढ़ गया था। यानी कि जो कोल्ड वॉर एक्सपेंडिंग की बात करते हैं, एक्सपेंडिंग स्कोप की बात करते हैं, तो वो और भी ज्यादा क्या हुआ था, तो बढ़ गया था। दूसरा कारण था कि कॉमकन की स्टैब्लिश की गई थी। कॉमकन की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है आपकी काउंसिल फॉर म्यूचुअल इकोनॉमिक एसोसिएशंस असिस्टेंस। इसकी स्थापना किसके प्रोटेस्ट यानी कि जब इसकी स्थापना की गई थी तो इसके अगेंस्ट, ये किसके अगेंस्ट में था, मार्शल प्लान के अगेंस्ट में था। यानी कि मार्शल योजना के विरोध में क्या है, काउंसिल फॉर म्यूचुअल इकोनॉमिक्स असिस्टेंस की स्थापना की गई थी। कौन कौन द्वारा यह तय किया गया था कि रूस
पोलैंड, बुल्गारिया और जो हमारा चेको स्लोवाकिया है, हंगरी है, रोमानिया है, अब केवल आपस में ही क्या करेंगे, व्यापार करेंगे, व्यापारिक रिश्ते रखेंगे। वे किसी भी पश्चिमी देश से किसी भी तरीके का कोई भी व्यापारिक सौदा नहीं करेंगे। और ये किसके अगेंस्ट में था, इस ये मार्शल प्लान के अगेंस्ट में था, और जिससे जो कोल्ड वॉर है वो और ज्यादा क्या हुआ था, बढ़ गया था। यानी कि कोल्ड वॉर को इसने और ज्यादा राइज किया था, शीत युद्ध को इसने और क्या किया था, बढ़ावा दिया था। यानी कि आप ये समझिए, जिस तरीके से नाटो के अगेंस्ट में यूएसएसआर के द्वारा क्या बनाया गया था, वार्सा पैक्ट बनाया गया था, उसी तरीके से ट्रूमैन डॉक्ट्रिन और जो मार्शल प्लान है उसके अगेंस्ट में यूएसएसआर के द्वारा क्या एस्टेब्लिश किया गया था, कॉमकॉन एस्टेब्लिश किया गया था। जिस तरीके से यहाँ पे क्या है, मार्शल प्लान के तहत यूएसए यूरोप के कंट्री में क्या करेगा, हेल्प प्रोवाइड कराएगा, जिससे कि भूखमरी क्या करे, भूखमरी को या गरीबी को मिटाई जा सके, ताकि जो यूरोपियन कंट्री उसमें साम्यवादी ना फैले, वहां पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई, या डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए, ओपन मार्केट को प्रमोट करने के लिए यूएसए के द्वारा मार्शल प्लान चलाया गया था। ठीक उसी के अगेंस्ट में क्या है, यूएसएसआर के द्वारा कॉमकॉन की स्थापना की गई। और कॉमकॉन में क्या था कि रसिया, पोलैंड, बुल्गारिया, यानी कि आपका चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, ये कंट्री आपस में ही ट्रेड करेंगे, वेस्टर्न कंट्री से इनका किसी भी तरीके का कोई ट्रेड नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, यानी कि दोनों महाशक्तियों के बीच बीच में जो और आइडियोलॉजी, जो दोनों अलग अलग आइडियोलॉजी के बेस पे जो चल रहे थे, इनमें भी क्या था, एक जो ट्रेड का संबंध था वो भी खत्म हो गया, जिससे कि जो कोल्ड वॉर है वो और ज्यादा क्या हो गया था, राइज हो गया था। तो हम कह सकते हैं कि जो सिटीयूट का जो बढ़ता एक दायरा था, वो दूसरा कारण क्या था, कोमकोन की स्थापना। फिर बात करते हैं बर्लिन की नाकेवादी। बर्लिन एक जर्मनी के अंदर का दीवार थी। जर्मनी का जब डिवाइडेड हुआ, यानी कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, या बात कर सकते हो वर्ल्ड वॉर, जो यूरोप के अंदर जो वर्ल्ड वॉर चल रहा था वो खत्म हो गया, जब जर्मनी ने सरेंडर कर दिया, तो जर्मनी सरेंडर करने के बाद जर्मनी का क्या हो गया, जर्मनी दो भागों में डिवाइडेड हो गया। एक था हमारा वेस्टर्न जर्मनी और दूसरा था हमारा ईस्टर्न जर्मनी। वेस्टर्न जर्मनी में डोमिनेट कौन था, अमेरिका था, फ्रांस और ब्रिटेन था। और ईस्टर्न जर्मनी की बात करते तो वहां पे डोमिनियन किसका था, डोमिनेटेड किसका था, तो सोवियत रूस का था। 1948 में सोवियत रूस ने क्या किया था, कोल्ड वॉर के टाइम पे, कि जो बर्लिन की दीवार है उसकी नाकेबंदी कर दी। तो रसिया ने कंप्लीटली स्टॉप कर दिया था ट्रैफिक कम्युनिकेशंस एंड ट्रैफिक बिटवीन द बर्लिन एंड वेस्टर्न जर्मनी। यानी कि जैसे ही बर्लिन की नाकेबंदी की, तो क्या हुआ, ईस्टर्न और वेस्टर्न जर्मनी के बीच में जो भी ट्रैफिक होते थे, जो भी मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था, जो भी कम्युनिकेशंस होता था, वो सारा क्या हो गया, कंप्लीटली पूरी तरीके से बंद हो गया। तो जिसकी वजह से क्या है, कोल्ड वॉर अपनी चरम सीमा पर आ गया था। 1948 में सोवियत रूस ने जब बर्लिन की नाकेबंदी की, तो इससे क्या हुआ, जो शीत युद्ध था, कोल्ड वॉर था, वो अपने क्या हो गया, चरम सीमा पर पहुंच गया। रूस ने बर्लिन और पश्चिमी जर्मनी के बीच में जो भी यातायात, संचार व्यवस्था या आगमन थी, उसको क्या कर दिया, पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया था। यह नाकेबंदी क्या हुई, लेकिन अनसक्सेसफुल रही। जो बर्लिन की जो नाकेबंदी थी, जो बर्लिन को ब्लॉक किया गया था, वो क्या थी, वो एक अनसक्सेसफुल रहा। अमेरिका और ब्रिटेन ने जब हवाई मार्ग से बर्लिन को ईंधन, या अगर बात करते क्या, फ्यूल की बात करते हो, फूड गेन्स, मेडिसिन प्रोवाइड किया जाने लगा, तो सोवियत रूस के पास इतनी पावर नहीं थी कि वो इस जो हमारे वेस्टर्न कंट्री के जो प्लेन्स है उसको वो क्या कर सके, शूट आउट कर सके। तो मई 1949 में बर्लिन की दोबारा से क्या कर दी गई, जो नाकीबंदी थी उसको हटा दिया गया रूस के द्वारा। तो ये भी एक कारण था जिससे की वजह से क्या है, कि जो कोल्ड वॉर था वो और ज्यादा बढ़ गया था, कोल्ड वॉर का दायरा और ज्यादा क्या हो गया था, तो बढ़ गया था। अब हम बात करते हैं कोरियन वॉर के बारे में। कोरियन वॉर डिवाइडेड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। कोरियन का विभाजन कब हो गया था, दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद कोरियन का विभाजन हो गया था। पहला था हमारा नॉर्थ कोरिया और दूसरा था हमारा साउथ कोरिया। यानी कि जब 1939 से लेकर के जो 1945 तक वॉर चला था,
तो इसमें सिर्फ जर्मनी का ही डिवीजन नहीं हुआ था, इसमें कोरिया का भी डिवीजन हुआ। एक बना नॉर्थ कोरिया और दूसरा बना था हमारा साउथ कोरिया। साउथ को अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, अगर प्रो वेस्टर्न गवर्नमेंट, यानी कि फिर क्या बनी, जो हमारा साउथ कोरिया थी वो क्या बना, एक वेस्टर्न गवर्नमेंट की तरह बनी। जून 1950 में नॉर्थ कोरिया को क्या किया गया था, इन्वेटेड साउथ कोरिया, यानी कि जो हमारा दक्षिण यानी कि अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, उत्तरी कोरिया में क्या है, कम्युनिस्ट सरकार आई थी, और दक्षिणी कोरिया में क्या आई थी, पश्चिम राष्ट्र का समर्थन करने वाली सरकारें थी। यानी कि ये समझिए कि जो हमारा नॉर्थ कोरिया था, आज भी हमें नॉर्थ कोरिया में कौन सी गवर्नमेंट देखने को मिलती है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, यानी कि वहां का जो तानाशाह है किम जोंग, हमें वो देखने को, उसका डिक्टेटरशिप देखने को मिलता है। साउथ कोरिया में किन कंट्री का समर्थन मिला था, तो जितने भी जो वेस्टर्न कंट्री है उनका समर्थन मिला था। 19 जून 1950 में उत्तरी कोरिया ने दक्षिणी कोरिया पर क्या कर दिया था, तो आक्रमण कर दिया था। यानी कि साउथ को, यानी कि आप ये समझ, नॉर्थ कोरिया ने किस पे अटैक कर दिया था, तो साउथ कोरिया पर अटैक कर दिया था। यूएनओ में जब उत्तरी कोरिया को आक्रमणकारी क्या कर दिया गया, उसको घोषित कर दिया गया, और उसके झंडे के नीचे क्या है, कई देशों ने अपनी सेनाएं को, विशेष कर से अमेरिकी सेना ने दक्षिणी कोरिया की सहायता के लिए भेज दिया और दक्षिण कोरिया में डिप्लॉय कर दिया। तो दूसरी ओर जो कम्युनिस्ट सरकार, यानी कि कम्युनिस्ट चीन उत्तरी कोरिया के समर्थन में संघर्ष में वो शामिल हो गया। यानी कि ये समझिए, जब 1950 जून 1950 में उत्तरी कोरिया ने, यानी कि नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पर अटैक किया, तो उस टाइम क्या हुआ, यूएनओ में नॉर्थ कोरिया को क्या कहा गया कि भाई ये अटैकर है, यानी कि आत्मकारी है। तो आत्मकारी घोषित करने के बाद साउथ कोरिया में जितने भी जो वेस्टर्न कंट्री थे, स्पेशली यूएसए, उसने क्या कर दिया, अपनी सेना साउथ कोरिया के अंदर डिप्लॉय कर दिया। इसके अगेंस्ट में नॉर्थ कोरिया में क्या किया, जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की जो चीन, यानी कि चाइना था, उसने क्या कर दिया, इसके संघर्ष में शामिल हो गया। जिसके वजह से क्या है, दूसरी ओर जो कम्युनिस्ट चीन है उसने उत्तरी कोरिया के समर्थन में संघर्ष में वो शामिल हो गया, और एक तरह से युद्ध को गुटों के बीच में संघर्ष में बदल गया। यानी कि ये समझिए, अभी तक जो हमारी कोल्ड वॉर चल रहा था वो दो महाशक्तियों के बीच में चल रहा था, और जैसे ही कोरिया वॉर हुआ तो उसने क्या करता है, इस कोल्ड वॉर को किसमें बदल दिया, तो इसने बदल दिया किसमें, गुटों के बीच में संघर्ष में बदल दिया। क्यों, एक साइड क्या था, कम्युनिस्ट पार्टी, यानी कि कम्युनिस्ट सरकार किसके समर्थन में आ गई थी, नॉर्थ कोरिया के समर्थन में आ गई थी, और जितनी भी जो वेस्टर्न कंट्री है जो डेमोक्रेटिक के फेवर में थे, वो सारे किसके फेवर में चले गए, साउथ कोरिया के फेवर में चले गए। तो इस तरीके से कोल्ड वॉर क्या हुआ था, एक गुट, यानी कि एक ग्रुप वॉर में कन्वर्ट हो गया। फिर जुलाई 1953 में क्या है, युद्ध विराम पर क्या किया, साइन किया गया था। जब 1950, यानी कि 1953 में युद्ध विराम पर साइन हो जाने के बाद क्या, युद्ध को समाप्त कर दिया गया, और इससे क्या था, उसके बाद भी शीत युद्ध जारी रहा था। अब हम बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट के बारे में, जिसमें यानी कि अपोजिशन टू चाइनाज मेंबरशिप, यानी कि जो चीन की जो सदस्यता था उसका विरोध किया गया था। शीत युद्ध के कारण अमेरिका ने चीन की जो कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता नहीं दी थी। फल्स इसका जो, अगर हम एज अ रिजल्ट की बात करते हैं, तो चाइना कुड नॉट बिकम द मेंबर ऑफ यूएनओ, जिसके वजह से चाइना क्या हुआ था, तो जो हमारा संयुक्त राष्ट्र है उसका वो मेंबर नहीं बन पाया था। कम्युनिस्ट और पीपल चाइना वाज एबल टू एंटर यूएनओ इन अक्टूबर 1971। यानी कि अगर हम बात करते हैं चाइना के बारे में, तो चाइना यूएनओ का मेंबर कब बना, तो 1971 में बना, आफ्टर द लॉन्ग टाइम और स्ट्रगल के बाद। जबकि इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया कब बना था, इंडिया जैसे कि आप मान लीजिए 1945 के बाद यूएनओ, यानी कि 1945 में यूएनओ की स्थापना की गई, और इंडिया 1945 में ही यूएनओ का मेंबर बन गया था। लेकिन यहाँ पे यूएनए के मेंबर्स के अगर, यानी कि जब यूएसए के द्वारा चाइना की जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उसको रीऑर्गेनाइज नहीं किया, जिसके वजह से चाइना लंबे समय तक यूएनओ का मेंबर नहीं बन पाया।
तो इस एक ये भी कारण था जिसकी वजह से शीत युद्ध का जो दायरा था वो क्या हो गया था, बढ़ गया था। क्यों? क्योंकि अब ये देखिए, यहाँ पे चीन की मेंबरशिप की बात है, लेकिन चीन में सरकार किसकी थी? तो कम्युनिस्ट सरकार थी। और कम्युनिस्ट सरकार के फेवर में कौन था? यूएसएसआर। और यूएसए किसके फेवर में है? वो था डेमोक्रेटिक सिस्टम के फेवर में। तो जिसके वजह से क्या था, तो ये भी एक कारण बना था शीत युद्ध के बढ़ते दायरे का। फिर बात करते हैं क्यूबा क्राइसिस की, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस के बारे में। तो 1962 में क्यूबा मिसाइल क्राइसिस हुआ था। इसको हमने ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया। अब फर्स्ट लेक्चर में जाकर के देख सकते हैं। अगर इसमें हम डिस्कस करेंगे तो वीडियो की लेंथ लंबी हो जाएगी। तो क्यू मैं आपको यहाँ पे बस शॉर्ट में बता देता हूँ। क्यूबा मिसाइल क्राइसिस क्या था, जो कि यूएस एक टापू है जहां से यूएसए की जो दूरियां मात्र 140 किलोमीटर है। और जैसे ही वहां फिदेल कास्त्रो ने सरकार का तख्ता पलट करके कम्युनिस्ट सरकार की स्थापना की, यूएसए ने उस मतलब यूएसएसआर के द्वारा जितनी भी जो मिलिट्री गेट्स थे वो प्रोवाइड कराना शुरू कर दिया। और यूएसएसआर के द्वारा जितनी भी जो अपने मिसाइल्स थे उन्होंने क्यूबा पे जाकर के डिप्लॉय कर दिया। तो जिससे कि क्या है, कोल्ड वॉर जो था इस स्थिति पे आ गया था कि अब थर्ड वर्ल्ड वॉर होकर ही रहेगा। तो क्यूबा मिसाइल क्राइसिस क्या था, एक सबसे ज्यादा कारण बना था किसके बारे में? कोल्ड वॉर का बढ़ता दायरा का। अब बात करते हैं वियतनाम वॉर के बारे में। 1964 में जो यूएसए के प्रेसिडेंट जॉनसन थे उन्होंने डिसाइड किया था कि वो पार्टिसिपेट करेंगे और मोर एक्टिवेट रहेंगे किसमें? वियतनाम वॉर में। एंट्रिंग नॉर्थ वियतनाम, उनके द्वारा किसमें? उत्तरी वियतनाम में घुस करके अमेरिकी विमान ने भारी बमबारी की थी। सोवियत रूस ने अमेरिका के इस विध्वंस को क्या किया था? इस व्यवहार की कड़ी निंदा की थी। यानी कि जब नॉर्दर्न अमेरिका में यूएसए के प्लेन्स ने जब बॉम्बिंग की थी तो इसका स्ट्रांगली किसने क्रिटिसाइज किया था? यूएसएसआर के द्वारा इसका क्रिटिसाइज किया गया था। रूस ने, अगर हम बात करते हैं किसने, रूस ने हो सी मिन्ह के नेतृत्व में क्या किया? संघर्ष पर सेना के आधुनिक हथियार को देना प्रारंभ कर दिया। वियतनाम युद्ध कहीं जा, यानी कि अगर हम बात करते हैं वियतनाम युद्ध जो था कब पूरी तरीके से समाप्त हुआ था, तो 1975 में पूरी तरीके से वो समाप्त हो गया। जुलाई 1976 में जो हमारा साउथ वियतनाम और जो हमारा नॉर्थ वियतनाम था उसका एकीकरण किया गया और एक नए वियतनाम राज्य, एक न्यू, अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, एक न्यू स्टेट ऑफ वियतनाम का इमर्ज हुआ। फिर उसमें क्या हुआ कि उसके उदय होने जिसमें साम्यवादी नीतियों पर चलने का निर्णय लिया था। जैसे ही 1976 में नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम का एकीकरण हुआ, यानी कि दोनों का क्या हुआ था, दोनों का जब एकीकरण हुआ तो उसने क्या डिसाइड किया कि वो समाजवादी नीतियों पर वो चलेगा। तो इन कारणों से जो कोल्ड वॉर क्या था, इसके जो दायरे थे वो क्या हो गए, बढ़ गए। अब हम बात करते हैं उन कारणों से जिसने शीत युद्ध का अंत करने में अपनी भूमिका निभाई। तो चार ऐसे कारण माने जाते हैं कि जिससे शीत युद्ध का जो खतरा बढ़ रहा था वो धीरे धीरे फिर कम होते गया, यानी कि स्थिरता उसमें आती गई। पहला कारण माना गया कि दोनों महाशक्ति ये समझ गए थे कि यदि अगर आज हम अपने हथियार इसी तरीके से बनाते रहेंगे, अगर वॉर हुआ तो दुनिया क्या होगी, तबाह हो जाएगी। तो उन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। यानी कि जब दोनों महाशक्तियों के द्वारा न्यूक्लियर वेपन कंट्रोल किया जाने लगा, हम कह सकते हैं इस तरीके से कोल्ड वॉर धीरे धीरे अपनी समाप्ति की ओर बढ़ते चला, यानी कि धीरे धीरे कोल्ड वॉर का समाप्त होना प्रारंभ हो गया। दूसरा कारण माना जाता है कि जो भी आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल थे उसमें क्या आने लग गए, रिलैक्शंस, यानी कि रिलैक्सेशंस, स्थिरता उसमें आती गई और दोनों क्या क्या कहने लगे, दोनों सह अस्तित्व की नीतियां अपनाते चले गए। फिर इसमें हम नाम के बारे में बात, एक सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल रहा था वो रहा था नाम का, यानी कि नॉन अलाइन कंट्रीज के बारे में। फिर एक था इकोनॉमिकल रीजन। इन चार कारणों की वजह से क्या था कि जो कोल्ड वॉर है वो धीरे धीरे समाप्त होने की कगार पे पहुंचना शुरू हुआ।
अगर हम बात करते जो अलग अलग जो रीजन्स, जो वेरियस रीजन्स थे जिसमें शीत युद्ध में जो उतार और चढ़ाव, मतलब उतार और चढ़ाव आता रहा, तो इसमें अरब इजराइल संघर्ष ने भी शीत युद्ध की जो उग्रता को क्या था, बढ़ा दिया था। लेकिन दोनों महाशक्तियों के बीच में क्या है, खींच तनाव और तनाव के बावजूद भी प्रत्येक युद्ध को क्या है, नौबत नहीं आई। मतलब कोल्ड वॉर में इतने जो उड़ाव चढ़ाव आए, दोनों कंट्री को मौका मिला अपनी अपनी शक्तियां आजमाने का, उसके बाद भी क्या था, तो कोल्ड वॉर एक हॉट वॉर में नहीं बदला। क्यूबा मिसाइल संकट ने 95% चांस ऐसे क्रिएट कर दिया था, सिचुएशंस ऐसा बना दिया था कि अब थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा। लेकिन दोनों महाशक्तियों के लीडर्स के द्वारा समझदारी दिखाई गई और वो वॉर भी, यानी कि जो तीसरा वर्ल्ड वॉर का खतरा दुनिया के ऊपर मंडरा रहा था, वो भी धीरे धीरे टल गया। फिर शीत युद्ध में स्थिरता के लिए जो कारण थे, अब हम उस पर डिस्कस करते हैं। पहला कारण आता है क्या, न्यूक्लियर, जो जितने भी जो न्यूक्लियर वेपन्स है उसका कंट्रोल। तो दोनों महाशक्तियों के पास क्या है, खूब बड़े भंडार है, कह सकते हैं कि बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो उन्होंने संयम के बावजूद भी कभी भी युद्ध नहीं छेड़ा। यानी कि यूएसए और यूएसएसआर के पास इतने सारे परमाणु हथियार हैं, यदि दोनों आपस में अगर हॉट वॉर स्टार्ट कर देते तो शायद आज दुनिया नहीं रहती, ये दुनिया का आज नक्शा ही कुछ और होता। लेकिन दोनों कंट्रियों ने क्या की, अपनी सूझबूझ दिखाई, अपना संयम दिखाया, और ये कोल्ड वॉर कभी भी हॉट वॉर में तब्दील नहीं हो पाया। फिर बात करते हैं किसके बारे में, युद्ध छिड़ सकता, अगर युद्ध छिड़ जाता तो मैंने अभी बताया कि आज ये दुनिया नहीं रहती, नहीं तो दुनिया का नक्शा ही कुछ और होता। एक बार यदि युद्ध छिड़ गया होता तो परमाणु हथियारों के इस्तेमाल होने की भी चांस बढ़ जाते, इसे कोई रोक नहीं सकता था। तो इसका अर्थ क्या था कि महाविनाश। तो इसीलिए क्या है कि दोनों देशों के द्वारा ये डिसाइड किया गया कि वो न्यूक्लियर वेपन्स को अब क्या करना स्टार्ट कर देंगे, अवॉइड करना स्टार्ट कर देंगे। यानी कि ये समझिए कि वो युद्ध के से बचे रहने का वो क्या करेंगे, निरंतर प्रयास करता रहेंगे। और वो जो न्यूक्लियर डिटरेंस है, यानी कि जो नाभिकीय निवारण है, उसको वो यानी कि परमाणु जो अवरोधन है, न्यूक्लियर डिटरेशन, वो कहलाने लगा। यानी कि जब दोनों महाशक्तियों के द्वारा न्यूक्लियर वेपन्स को क्या किया जाने लगा, कंट्रोल करने लगे, वो उसको कम करने लगे, तो वो क्या कहने लगे, न्यूक्लियर डिटरेंस। दूसरे शब्द में अगर हम कहें, यह भय कि कहीं मानव सभ्यता का विनाश ना हो जाए, संसार को परमाणु युद्ध के खतरे से बचा रहे, इसलिए दोनों देशों ने क्या किया था, जो उनके शस्त्र के जो भंडार थे, जो वेपन्स के जो स्टोरेज थे, स्टॉक थे वेपन्स के, उसको वो क्या करने लगे, धीरे धीरे कम करने लगे, यानी कि उसको सीमित करने लगे या उसको सीमित रखने लगे। फिर 5 अगस्त 1963 को ब्रिटेन ने सोवियत, रसिया एंड यूएसए ने एक लिमिटेड न्यूक्लियर पैक्ट पे क्या किया, साइन किया। अगर हम बात करते हैं, और यह 10 अक्टूबर 1963 से लागू हुआ। उस समय तक लगभग इसमें कितने देश, 100 देश शामिल थे इस संधि में, पर यानी कि 100 देश इस संधि पर सिग्नेचर कर चुके थे। इन देशों ने यह स्वीकार किया था कि वह जितने भी जो, अगर बात करते हैं न्यूक्लियर वेपन, वो वायुमंडल में या परमाणु विस्फोटक नहीं करेंगे। अब बात करते हैं एनपीटी, यानी कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ये कब साइन किया गया था, ये 1968 में साइन किया गया था। और इस ट्रीटी में क्या कहा गया था कि अमेरिका, रसिया, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, वो क्या करेंगे, न्यूक्लियर वेपन्स, ये स्टेट न्यूक्लियर वेपन्स किसी भी कंट्री को जो नॉन न्यूक्लियर वेपन्स स्टेट है उसको प्रोवाइड नहीं कराएंगे, और ना उनको न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में हेल्प करेंगे। तो न्यूक्लियर वेपन्स फ्री नेशंस, यानी कि जितने भी जो न्यूक्लियर वेपन्स फ्री देश हैं, उन्होंने इस ट्रीटी को पे साइन नहीं किया टू डेवलप न्यूक्लियर वेपन्स। आप ये समझिए, जैसे कि देखिए 1962 में क्या हुआ था, जो परमाणु अप्रसार संधि था, जिसे हम एनपीटी भी शॉर्ट में कहते हैं, इस संधि में क्या होता, परमाणु शस्त्र संपन्न जो जितने भी देश थे, जैसे आपके यूएसए, रूस, चाइना, फ्रांस और चीन, इन्होंने ये परमाणु जो
एनपीटी पे जो साइन किया उन्होंने कहा, इस साइन के अकॉर्डिंग क्या था कि परमाणु शस्त्र जो प्राप्त करने वाली किसी भी प्रकार की सहायता वो नहीं करेंगे। अगर हम बात करते हैं संधि, जो हमारा एनपीटी साइन है या जो ट्रीटी है उस पर हस्ताक्षर करने वाले जो परमाणु सशस्त्र जितने भी जो न्यूक्लियर परमाणु संपन्न राष्ट्र है वो परमाणु शस्त्र बनाने की भी कोशिश नहीं करेंगे। पर उन्होंने असैन्य कार्यों के लिए क्या है परमाणु शक्ति का विकास करने की छूट होगी। जैसे कि आप बात कर सकते हैं कि न्यूक्लियर का यूज सिर्फ वेपन्स बनाने में ही नहीं, अलग अलग डेवलपमेंट काम में भी, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में भी किया जाता है। तो जो हमारे अनआर्म्स यानी कि अनआर्म्स यानी कि आप कह सकते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए नहीं लेकिन अपने डेवलपमेंट के लिए असैन्य कार्यों के लिए क्या रहेगा, उन्हें न्यूक्लियर डेवलप करने की आजादी रहेगी। यह संधि 5 मार्च 1970 को 25 वर्ष के लिए क्या हुआ तो लागू हुआ, पर 1997 में इसे क्या है अनिश्चित काल के लिए क्या गया फिर से बढ़ा दिया गया। अनेक राष्ट्रों ने इस संधि पर अपनी स्वीकृति दे दी थी, पर भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया है, जिसके वजह से हमने 19 जिसकी वजह से आज हमारा देश क्या है एक न्यूक्लियर वेपन कंट्री बन पाया है। फिर 1991 में यूएसए और जो सोवियत यूनियन है यानी कि रसिया है, सोवियत यूएसएसआर ने साइन किया था किस पे स्टार्ट वन पे। अब स्टार्ट वन क्या था, स्ट्रेटिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी। इस ट्रीटी के बाद क्या था स्टार्ट टू एग्रीमेंट साइन किया गया जो कि 1993 में आया था। अगर हम दोनों ट्रीटीज की बात करें तो इसमें ये कहा गया था कि यूएसए और रसिया अब किसी भी तरीके का जो ड्रेस्टिक रिडक्शन है यानी कि आप कह सकते हैं कि इसके बारे में इन दोनों महाशक्तियों ने इन संधि में ये कहा कि रूस और अमेरिका अपने परमाणु हथियारों के भंडार में क्या करेगा भारी कटौती करेगा। और 1992 में अमेरिका और रूस ने शासन रक्षक से साफ साफ कह दिया था कि शीत युद्ध अब खत्म हो गया, यानी कि 1992 में दोनों गवर्नमेंट ने ऑफिशियली आके कह दिया कि अब कोल्ड वॉर द एंड होता है। अब बात करते अगर इन शॉर्ट हम बात करते तो अगर इन शॉर्ट में बात करते जो हमारा डायरेक्शंस ऑफ डिसएग्रीमेंट था हमारा, यानी कि अगर हम देखें कि जो भी हमारा निशस्त्रीकरण की जो दिशा में अवश्य ही क्या है एक महान भूमिका अपना उसने निभाया, अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। और अगर बात करें पर जो हमारा न्यूक्लियर वेपन्स है, अगर हम न्यूक्लियर आर्म्स की बात करें उसके रिस्क को अभी भी अवॉइड यानी कि कह सकते हैं कि जो हमारी न्यूक्लियर वेपन्स हैं कि जो विभाजित से बचने के लिए परमाणु हथियारों की होड़ को रोकना क्या था बहुत ज्यादा आवश्यक था। यानी कि इन शॉर्ट में कहा गया है कि यदि कोल्ड वॉर का जो एंड था उसको कोल्ड वॉर को खत्म करने के लिए ये जरूरी था कि जितने भी जो न्यूक्लियर वेपन है उसको क्या किया जा सके कंट्रोल किया जा सके और उसको कितना ज्यादा हो सकता है उसमें रिड्यूस किया जाए। दूसरा कारण क्या था, दूसरा कारण था कि जो वैचारिक जो हमारे आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल था उसमें क्या है उसमें स्थिरता लाई गई और उसमें अस्तित्व की नीति अपनाई गई। यानी कि आप ये समझिए पूंजीवाद और समावेशवाद। पूंजीवाद किसके फेवर में था, यूएसए पूंजीवाद के फेवर में था, यूएसएसआर साम्यवाद के फेवर में था। ये बीच में क्या है वैचारिक संघर्ष उत्पन्न तीव्र नहीं रहा जितना पहले था। यानी कि कोल्ड वॉर के टाइम पे जितना आइडियोलॉजिकल संघर्ष था वो धीरे धीरे क्या हो गया कम होने लगा। तो जैसे जैसे आइडियोलॉजिकल संघर्ष कम होने लगा वैसे वैसे शीत युद्ध की समाप्ति होती चली, क्योंकि आइडियोलॉजिकल संघर्ष भी एक कारण था किसका कोल्ड वॉर का। तो अमेरिका के कई मित्र राष्ट्र ने जितने भी अगर बात करते हैं जितने भी जो फ्रेंडली कंट्रीज थे यूएसए के उन्होंने कम्युनिस्ट कंट्री के साथ अपने व्यापार को क्या किया बढ़ाना शुरू कर दिया। और सोवियत रूस ने स्टॉलिनवादी नीति का क्या किया उसने परित्याग कर दिया था और अमेरिकी राष्ट्रपति कैनेडी और निक्सन तथा रूस के जो सर्वोच्च नेता खुर्चेव से अपनी मित्रता में मूल्य को समझाकर अस्तित्व की नीतियों को आगे बढ़ाया। अब बात करते हैं हम तीसरे पॉइंट के बारे में जो कि हमारा नॉन रिलायंस यानी कि नॉन अलायंस कंट्री गुट निरपेक्ष की
द नंबर ऑफ नॉन अलायंस कंट्री कंटिन्यू टू इंक्रीज, यानी कि आज के टाइम पे की बात करें, आज भी क्या है, नॉन अलायंस कंट्री की जो मेंबर्स हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। नॉन अलायंस मूवमेंट एक बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल रोल प्ले किया था रिड्यूसिंग द इंसिटी ऑफ द कोल्ड वॉर में। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने मैन और जो अदर जैसे की बात करते उन्होंने जो इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया गया था नॉर्थ और साउथ कोरिया के वॉर में, और इसकी सराहना भी की गई थी यूएनओ में, कि इंडिया के रोल को अप्रिसिएट किया गया था किसमें, यूएनओ यूएनओ में। तो यानी कि नाम, अगर हम नॉन अलायंस मूवमेंट की बात करते हैं, तो नाम में वो कंट्री शामिल थे जो ना तो यूएसए में शामिल होना चाहते थे और ना ही यूएसएसआर में शामिल होना चाहते थे। वो अपने, यानी कि वो कह सकते हैं कि निरपक्ष होना चाहते रहते थे, यानी कि वो गुटनिरपेक्ष रहते, ना तो वो यूएसए के फेवर में रहेंगे ना वो यूएसएसआर के फेवर में रहेंगे। अब बात करते हैं हम लास्ट रीजन के बारे में, जिसका नाम था आर्थिक कारक, यानी कि इकोनॉमिकल रीजन। अमेरिका हैड टू सफर हग मिलिट्री एंड इकोनॉमिक लॉसेस इन द वियतनाम वॉर, यानी कि वियतनाम वॉर के बाद अमेरिका को काफी ज्यादा मिलिट्री और इकोनॉमिकल लॉसेस उठाना पड़ा था। ऑन द अदर हैंड, अगर दूसरे साइड बात करें तो रसिया के जो लीडर्स थे also knew that the development is the possible by only resources are used for socio-economic development। और दूसरे साइड रसिया के लीडर को ये बात महसूस हो गई थी कि देश का विकास तभी संभव है कि देश के अंदर जो भी रिसोर्सेस है उसका यूज वेपन्स में ना बना करके सामाजिक और आर्थिक विकास में लगाया जाए। फिर इस तरीके से अगर हम बात करते हैं, तो इस तरीके से जितनी भी जो कैपिटल थी, यानी कि पैसा वेपन्स की प्रोडक्शंस में ना लगा करके किस में लगाया जाने लगा, देश के डेवलपमेंट में लगाया जाने लगा। रसिया ट्रेड बैलेंस हैड द, अगर हम बात करते हैं अगर रूस का व्यापार जो संतुलन था वो क्या हो गया था, तो बिगड़ गया था, यानी कि अनबैलेंस्ड हो गया था। तो अमेरिका और रूस ने अब एक दूसरे की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया, मतलब दोस्ती का हाथ बढ़ाना ही उचित समझा और दोनों ने ट्रेड अपना स्टार्ट कर दिया। इस तरीके से क्या था, तो कोल्ड वॉर का एंड हुआ। तो कोल्ड वॉर के एंड होने का चार कारण कौन कौन से थे, एक इकोनॉमिक रीजन, यानी कि नॉन अलायंस कंट्री का एक इम्पोर्टेंट रोल, फिर आपका था कि जो भी आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल था उसको, उसमें जो स्थिरता आती गई, फिर न्यूक्लियर वेपन को कंट्रोल करना, तो ये चार कारण थे कोल्ड वॉर के एंड के। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा डिस्कशन। इसके आगे का डिस्कशन हम लेक्चर 4 में करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आज जो भी हमने डिस्कस किया वो आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में लिख देना। जब हम इसका लेक्चर 4 डिस्कस करेंगे उससे पहले हम अपने डाउट्स क्लियर करेंगे, तब हम लेक्चर 4 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम अब सिर्फ एक जो इम्पोर्टेंट ग्रुप रह गया हमारा नॉन अलायंस मूवमेंट, यानी कि नॉन अलायंस कंट्री, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।